मार्कर किधर है? मार्कर है क्या उधर? ठीक है, ऑन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, कल हमने आपको एक याद दिलाया था कि मंत्रिपरिषद क्या है। आज हम देखेंगे पीएम की भूमिका क्या है। आज ये देखेंगे प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है। यानी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, पूरे संसदीय शासन में पीएम की भूमिका क्या है। तो अभी आप देखोगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में अभी हम देखेंगे प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, व्हाट इज रोल ऑफ पीएम। और अगर हम पीएम की भूमिका देखें, प्रधानमंत्री की भूमिका देखें, व्हाट इज रोल ऑफ पीएम। रोल ऑफ पीएम। और आप देखोगे कि ये डोर बंद कर दे यार, बहुत आवाज आ रही है। तो रोल ऑफ पीएम या प्रधानमंत्री की भूमिका किस प्रकार की है। तो बच्चों, तो अगर संविधान की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पीएम के कार्य लिखे नहीं गए, क्योंकि अब कार्य का देखोगे तो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो विधायी कार्य, प्रशासनिक कार्य, जैसे हमारे संविधान में कार्य लिखे गए हैं राष्ट्रपति के। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि प्रेसिडेंट कार्य लिखे गए हैं। इसे पीएम के आप देखोगे तो देयर इज नो डायरेक्ट मेंशन ऑफ द फंक्शन ऑफ पीएम इन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पीएम की शक्तियों का उल्लेख संविधान में नहीं। क्योंकि देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ रोल ऑफ पीएम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पीएम का रोल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो आप कहोगे फिर पीएम करता क्या है। तो सच मानो पीएम के बारे में कुछ इनडायरेक्ट रेफरेंसेस कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम के बारे में कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के में। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह और सहायता पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और अब देखो, यही मामला सीएम के बारे में है। जो हमारे पावर पीएम के बारे में है वही सीएम है, बस इतना फर्क है, पीएम पूरे नेशन का हेड होता है, सीएम उस स्टेट का। तो जो हमारे यहाँ पीएम की पोजीशन है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। तो हमारे यहाँ जो कहते हैं अन्य मंत्री का मतलब है कि द्रौपदी मुर्मू महोदय अदर मिनिस्टर को अपॉइंट कैसे करेंगी, मोदी जी की सलाह से। ऐसा ही गवर्नर गवर्नर बाकी मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करेगा, सीएम की सलाह से। इसलिए आप देखा होगा अभी तमिलनाडु में एक बड़ा विवाद आया था, जहां गवर्नर ने बिना सीएम के रिकमेंडेशन के एक मिनिस्टर को हटा दिया था। कोर्ट ने मना कर दिया, इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसा नहीं हो सकता। यानी मान लो कि कभी 75(1) में क्या लिखा गया है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द पीएम, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर और पीएम का अपॉइंटमेंट होगा।
बच्चों, और आप जानते हो इसमें बस आपको एक संसदीय शासन की बात बता दें, हमारे तो लिखा गया है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 75। और ये भी लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्टिकल सेम है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अदर मिनिस्टर्स, तो आप ये सकते हो, ये कह लो कि पीएम का काम है। और यही बात आपको ध्यान से देखने के बच्चों, कि जब पीटी में सवाल आ जाए, यही पीटी मेंस के बीच फर्क है। जब पीटी में सवाल आ जाए कि हु शैल अपॉइंट द पीएम, तो प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द पीएम। अपॉइंट है, इलेक्टेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट, पीएम इज नॉट इलेक्टेड, पीएम इज अपॉइंटेड। और आप कहोगे सर ये बताओ, अगर प्रेसिडेंट ही पीएम को अपॉइंट कर रहा है तो क्या वो मुझे भी अपॉइंट कर देगा? क्योंकि उसके आगे पीछे कोई बात नहीं कही गई है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द पीएम, और द पीएम की सलाह पर बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा, तो उसके आगे पीछे कोई बात तो ही नहीं है। इसका मतलब कहोगे सर क्या मुझे भी अपॉइंट कर देगा? नहीं। इसलिए बार बार केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से हमें सारी जानकारी नहीं मिलती। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के अलावा हमें कुछ प्रैक्टिस का भी पता होना चाहिए। व्हाट इज द प्रैक्टिस? अब आप देखोगे, इसलिए दोस्तों रीड बिटवीन द लाइन्स, तो संसदीय शासन में लिखा कम जाता है, समझा जा जाता है। और इसलिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा? दैट इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा तय करते हैं कि हु विल बिकम द पीएम, क्योंकि यही इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा ये तय करते हैं कि कौन पीएम बनेगा। और कई बार आप ये भी देखोगे, जैसे मोदी जी आ रहे थे तो नारा दे दिया, अब की बार मोदी सरकार। तो आप कहोगे सर ये तो पीएम पहले से डिसाइडेड था। हाँ, आजकल ये भी एक परंपरा है जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है कि प्रेसिडेंट, देखो इसीलिए आर्टिकल को पढ़ के पूरी बात नहीं समझी जा सकती, बट फॉर पीटी सम आर्टिकल्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। हर आर्टिकल का महत्व एक जैसा नहीं है। कुछ आर्टिकल का महत्व बहुत ज़्यादा है, कुछ आर्टिकल का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अपने आप में समझने की बात है कि राष्ट्रपति किसको अपॉइंट करेगा? पीएम को। पीएम की सलाह पे बाकी मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। आप कहोगे सर ये बताओ, अगर पीएम किसी मिनिस्टर को कहे प्रेसिडेंट अपॉइंट न करे, ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि पीएम कौन बनता है? जिससे लोकसभा के मेंबर का समर्थन हो। और आप समझ रहे हो, इवन गेटिंग द सपोर्ट ऑफ 543 मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज अ वेरी टीडियस टास्क। लोकसभा के 543 सदस्यों का समर्थन ले लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इसलिए ये बात कही जाती है कि हमारे यहाँ संविधान पढ़ के प्रैक्टिस आपको देखना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर ऐसे समय पीएम का अपॉइंटमेंट सबसे आसान होता है जहाँ पीएम मेजॉरिटी का हो। आप देखोगे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में, जस्ट मिनट, एक मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट में क्या है, अब राष्ट्रपति के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोदी जी इज अ कमांडिंग मेजॉरिटी इन लोकसभा। अगर ऐसे समय, इसका मतलब है राष्ट्रपति काम पीएम बनाना तब बड़ा आसान हो जाता है जब एक व्यक्ति बिल्कुल मेजॉरिटी कमांड कर रहा है लोकसभा में, तब तो राष्ट्रपति का काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति काम तब मुश्किल होता है जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी ना हो, एक पार्टी को मेजॉरिटी ना हो। अब आप देखोगे ये कब होता है? कोलिशन गवर्नमेंट में, कोलिशन गवर्नमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए आप देखोगे कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, और एक घटना हुई 1996 में, क्योंकि 1996 में किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं थी। तो 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अपॉइंट किया पीएम के रूप में मोदी जी को।
बिकॉज मोदी जी वॉज हेडिंग अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। 96 के इलेक्शन में बीजेपी को सबसे बड़ा दल मिला था, बहुत बहुमत मिला था, बहुमत नहीं मिला था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सबसे बड़ा दल था। क्योंकि बहुत ध्यान देने की बात है बच्चों, 89 से लेकर मई 2004 के पहले तक, 2014 के बीच में हमारे यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट रही है, गठबंधन सरकार। आप देख रहे हो कोलिशन तो ऐसा होता है, और आज भी भारत के कई राज्यों में कोलिशन गवर्नमेंट है। वेस्ट बंगाल में कोलिशन गवर्नमेंट है, सॉरी, महाराष्ट्र में कोलिशन गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल में दीदी का एकदम से कमांड है, महाराष्ट्र में कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? वेयर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज आर शेयरिंग द पावर इन द मिनिस्ट्रीज। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जहां अनेक दलों को मिलकर अनेक दल मंत्रिपरिषद में शामिल हो। वेयर मल्टीपल पार्टीज आर टेकिंग पार्ट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जहां अनेक दल मिलकर सरकार बनाए, अनेक दल मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। अनेक दल मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे, या जहां अनेक दल मिलकर सरकार बनाए, उसे क्या कहते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट। अच्छा, कोलिशन का मतलब है गठबंधन। कई बार आदमी गठबंधन करता है, जैसे पार्टनरशिप। गठबंधन क्या है? पार्टनरशिप है। जैसे कंपनी चलाने के लिए हम अनेक लोगों के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, वैसे गवर्नमेंट के साथ भी। तो महाराष्ट्र में आप देखोगे बीजेपी भी है, शिवसेना भी है, एनसीपी है, और हर पार्टी के मेंबर मिनिस्ट्री, दे आर टेकिंग पार्ट इन मिनिस्ट्रीज, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पार्टिसिपेशन दिया गया है। ये गठबंधन है। इसलिए आप देखोगे जहां भी गठबंधन सरकार आ जाती है, वहां ये डिफिकल्ट हो जाता है कि आखिर में राष्ट्रपति किसको पीएम बनाए। तो 96 में बीजेपी सबसे बड़ा दल था, लेकिन उसको मेजोरिटी नहीं थी। तो इसके पहले तक प्रेसिडेंट ने यही किया था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हेड को पीएम बना दिया, और मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम के रूप में अपॉइंट किया गया। बट वो लोकसभा में अपना विश्वास नहीं जीत पाए। ही वॉज अनेबल टू विन द कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। वो लोकसभा में अपना विश्वास जीत नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ? फिर देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया 89 में। जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी 89 में, तो पहली बार आर वेंकटरमन ने पूछा था राजीव गांधी से कि आप पीएम बनोगे? राजीव गांधी ने कहा नहीं नहीं, हम पीएम नहीं बनेंगे। जब राजीव गांधी ने इनकार कर दिया, देन प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन इनवाइटेड बीपी सिंह, तो बीपी सिंह पीएम बने। इसलिए बच्चों, वेरेवर देयर इज ए कोलिशन गवर्नमेंट, जहां गठबंधन की सरकार होती है, वहां राष्ट्रपति का थोड़ा सा डिस्क्रिशन आ जाता है, विशेषाध विवेक की शक्ति आ जाती है। राष्ट्रपति कई बार ऐसा कर सकता है, और ऐसा हुआ था 77 में। प्रेसिडेंट ने नीलम संजीव रेड्डी ने प्रधानमंत्री बना दिया चौधरी चरण सिंह को, और चौधरी चरण सिंह को पीएम बनाया। और चौधरी चरण सिंह ने कहा कि देखिए, जब हम जाएंगे लोकसभा में तो अपना हम कॉन्फिडेंस प्रूव कर देंगे। लेकिन 6 महीने तक चौधरी चरण सिंह लोकसभा में गए ही नहीं। नीलम संजीव रेड्डी ने कहा, अरे भाई, जाके लोकसभा में कॉन्फिडेंस विश्वास तो ले लो। चौधरी चरण सिंह ने कहा, हो तब तो ले लें, ही नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात आ गई। उसके बाद तो जगजीवन राम आए। जगजीवन राम ने कहा कि राष्ट्रपति महोदय, एक मौका हमें भी दीजिए। राष्ट्रपति ने मना कर दिया। राष्ट्रपति ने मौका नहीं दिया। इसका मतलब है अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम कई बार राष्ट्रपति की भूमिका हो जाती है इन केस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। और बच्चों देखो, एक कोलिशन गवर्नमेंट है जहां अनेक दल शामिल होंगे, जैसे कि महाराष्ट्र में क्या है, इसमें बीजेपी भी है, इसमें शिवसेना भी है, इसमें भी अजीत पवार की एनसीपी भी शामिल हो गई है, और सारे दलों के मेंबर मिनिस्ट्रीज में है। इसलिए क्या है? कोलिशन गवर्नमेंट। और दूसरी होती है माइनॉरिटी गवर्नमेंट, अल्पसंख्यक। एक भाई अल्प, दूसरी क्या होती है? कोलिशन नहीं। तो 89 के बाद या तो गठबंधन सरकार बनी या अल्पमत की सरकार। तो एक होती है अल्पमत की सरकार,
माइनॉरिटी गवर्नमेंट। दूसरी होती है माइनॉरिटी गवर्नमेंट। माइनॉरिटी गवर्नमेंट का मतलब है, देखने में बड़ी अजीब सी बात लगती है। आप कहोगे सर ये बताओ माइनॉरिटी गवर्नमेंट कैसे होगी? अरे डेमोक्रेसी में जिसके पास मेजोरिटी ना हो वो डेमोक्रेसी में कैसे पार्टिसिपेट करेगा? गवर्नमेंट और माइनॉरिटी ये कैसे होगी? लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे पास गवर्नमेंट, हमारे पास हो सकता है गवर्नमेंट माइनॉरिटी है, मतलब भाई डेमोक्रेसी में तो मेजोरिटी होती है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या है? तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट का मतलब है कि वह नरसिंह राव, सेंटर में अगर बात करें, वह नरसिंह राव वाज अ पीएम, जब नरसिंह राव पीएम बने 1991 में, कांग्रेस हैड ओनली ऑलमोस्ट 240 से 44 मेंबर्स के साथ थे। अब जरा सोच के देखो, लोकसभा में आपको विश्वास जीतने के लिए मेंबर चाहिए 272। 272 के नीचे भी कोई कैसे गवर्नमेंट बना सकता है? नरसिंह राव ने ऐसा किया था। इसलिए अगर मान लो जिसको भी 272 नीचे से नीचे सीट मिलेगी, अगर वो गवर्नमेंट बना रहा है, इसको हम कहते हैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट, अल्पसंख्यक सरकार। तो आप कहोगे सर ये चलेगा कैसे, ये कैसे कॉन्फिडेंस प्रूव करेंगे? उसका तरीका ये है बच्चों, मान लो कि देखो हमारे यहाँ विश्वास, कॉन्फिडेंस कैसे अर्जित होता है? जो हमारे यहाँ सरकार अपना विश्वास अर्जित करती है, कॉन्फिडेंस। और ध्यान से सुनने की बात है कि ये कॉन्फिडेंस है, ये बहुमत नहीं है। सरकार को, प्रधानमंत्री को लोकसभा में क्या चाहिए? विश्वास चाहिए, कॉन्फिडेंस तो है नहीं है। अब विश्वास नहीं, विश्वास चाहिए मैं, और विश्वास कैसे हो सकता है? अगर मान लो कि 240 लोग ही लोकसभा में है, लोकसभा कुल संख्या 543 है, तो 543 में बहुमत तो 272 का है। इन 543 मेंबर्स वी नीड एट लीस्ट 272 मेंबर्स फॉर प्रूविंग आवर मेजोरिटी। लेकिन अगर मान लो कि लोकसभा के मेंबर, अगर हमारे पास 272 ना हो तब भी मैं सरकार बना सकता हूँ। कैसे? कि मान लो कि कांग्रेस को 240 सीट थी, जब कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा तो उस समय 150 मेंबर ने बाइकआउट कर दिया, अब्सेंट है। आप याद रखो, कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है? आपको लोकसभा में उपस्थित से प्रेजेंट के आधे से ज्यादा लेना है, प्रेजेंट के आधे से ज्यादा लेना, नंबर की नहीं। तो मान लो अगर सरकार के खिलाफ कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, कॉन्फिडेंस मोशन आया, तो उसको कितने मेंबर प्राप्त करने? 201 करना है, क्योंकि 400 ही प्रेजेंट है। तो 400 में कितना हमें चाहिए? 201। ऑन द बेसिस ऑफ 201 आई कैन प्रूव माई कॉन्फिडेंस इन द हाउस। इसीलिए इसे कहते हैं अल्पमत की सरकार, माइनॉरिटी गवर्नमेंट। और आप देखोगे माइनॉरिटी गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री एक ही दल के पास होती है। तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट क्यों थी? क्योंकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट में सारे मिनिस्टर्स कांग्रेस पार्टी के थे, बाकी दलों के नहीं थे। लेकिन अगर उसी मिनिस्ट्री में बाकी दल आ जाएंगे तो क्या होगा? कोलिशन। तो यहाँ पे जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी सेंटर में, उसमें क्या था? इट वाज ओनली कांग्रेस मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री में, मंत्रिमंडल में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में केवल कांग्रेस के ही मेंबर थे, बाकी दलों के मेंबर नहीं थे, केवल कांग्रेस के मेंबर थे। इसलिए कहा जाता है कि ये क्या हो गई? अल्पमत की सरकार। अल्पमत की सरकार में, माइनॉरिटी गवर्नमेंट में केवल एक पार्टी के मेंबर होते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें मंत्रिपरिषद में केवल एक पार्टी के मेंबर होंगे। मंत्रिपरिषद में केवल एक दल के सदस्य होंगे। मेंबर्स ऑफ वन पार्टी विल बी टेकन इन द मिनिस्ट्री। मंत्रिपरिषद में केवल एक दल के सदस्य होंगे, ऐसा ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट का मतलब है। इसका मतलब है उसमें सारे दलों के भी लोग नहीं होंगे। तो आप कहोगे सारे दल फिर क्या लोकसभा में कॉन्फिडेंस मोशन के इसमें सपोर्ट करेंगे? हाँ, उस समय सपोर्ट करेंगे।
कोलिशन में सभी दलों के लोग शामिल हो जाते हैं। जो आपको लोकसभा में सपोर्ट करेंगे उनको मिनिस्ट्री भी चाहिए। तो आपको कहोगे सर ये कैसे फ़ायदा होगा, केवल एक ही दल के मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा? तो दोस्तों कोई ना कोई और, अरे सरकार के पास इनाम देने के लिए बड़े सारे तरीके होते हैं। तो इसलिए कहा भी जाता है सांसदों के जो विकास की स्कीम आई थी वो नरसिंह राव ने शुरू की थी। तो सांसदों ने कहा भाई हमें भी तो कुछ चाहिए। तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद में केवल एक दल के सदस्य होते हैं, सभी दल के नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में केवल एक पार्टी के मेंबर होते हैं। तो आप जानते हो इसलिए नरसिंह राव सरकार के समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की स्थापना हुई थी, जो आज भी है, जिसके द्वारा सांसदों को एक साल में 5 करोड़ रुपए मिलता है। तो सांसदों को भी कुछ मिला, इसलिए इसका मतलब है। और ये कोलिशन गवर्नमेंट और माइनॉरिटी गवर्नमेंट बताने का केवल ये पर्पस था कि आपको पता चल जाए कि ऐसे दो परिस्थिति में, क्योंकि हमारा काम तो था राष्ट्रपति अभी प्रधानमंत्री की बात को देखना, लेकिन प्रधानमंत्री की बात देखते समय हमने दो शब्द का प्रयोग कर दिया, कोलिशन गवर्नमेंट और गठबंधन सरकार। दोनों बातें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन आप देखोगे दोनों कंडीशन में क्या है, नो सिंगल पार्टी इज गेटिंग मेजोरिटी इन लोकसभा। कोई भी पार्टी जब लोकसभा में मेजोरिटी नहीं मिलेगी तब प्रॉब्ली उसकी कंडीशन कमजोर होगी, तो वहां राष्ट्रपति का डिस्क्रिप्शन बढ़ता है। अब ध्यान सुनने की बात है, संविधान में प्रेसिडेंट के लिए हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं बच्चों, लेकिन व्यवहार में ऐसा कई बार मिल जाता है। व्यवहार में कई बार ऐसा मिल जाता है, इसलिए हमने इधर देख लिया प्रधानमंत्री के बारे में ये पावर, उसके बाद तो प्रधानमंत्री के पावर की बात तो ही रही है। अच्छा, दूसरी बात क्या प्रधानमंत्री के बारे में लिखी गई है, वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा। दूसरा प्रधानमंत्री के बारे में क्या लिखा गया है, तो अगर एक इस बात को हम यहाँ पे हटा दें, कोलिशन गवर्नमेंट और माइनॉरिटी गवर्नमेंट को यहाँ पे हम हटा दें, तो फिर हमारे पास प्रधानमंत्री के बारे में दूसरी पावर क्या जाएगी कि आर्टिकल 75, आर्टिकल 74 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा। He is a head of काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा, ही इज द हेडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा, क्लॉज 1 ऑफ 74 में ये बात भी कह दी गई। अब मंत्रिपरिषद का मुखिया, क्योंकि आप जानते हो और मंत्रिपरिषद का मुखिया वही होता है भाई देखो जो लोकसभा का चुनाव जिता सकता है दोस्तों, वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। और कई बार थियरी और व्यवहार में फर्क होता है, क्योंकि हमारा संविधान कह रहा है कि पीएम इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन ये बात सभी के लिए व्यवहार में हो सकता है, जरूरी ना हो। तो मेंस में जब लिखते हैं व्यवहार की बात पर आ जाते हैं। मेंस का सवाल आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं होता, पीटीए में कुछ बात बेसिक बातें में जरूरी होती है। और मेंस का मुद्दा तो ये है, मनमोहन सिंह हमारे यहाँ प्रधानमंत्री रहे और संविधान कहता है कि पीएम इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन उनकी कोई चलती नहीं थी, न वो मंत्री बना पाते थे, मंत्री सारे अपने मंत्री से जुगाड़ लेते थे, न उनकी कोई मंत्री बात सुनता था। एक बड़ा एग्जाम्पल है कि जब वो मनमोहन सिंह पीएम थे तो मनमोहन सिंह चाहते थे कि आईआईएम का एक ब्रांच, जो भारतीय प्रबंध संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का एक ब्रांच सिंगापुर में आ जाए। ऐसा उन्होंने कहा हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री को, अर्जुन सिंह को। अर्जुन सिंह ने उनको डांट के बैठा दिया, ये राजा, इनके ऊपर करप्शन के तमाम आरोप लगे। मनमोहन सिंह ने कहा कि राजा महोदय आप रिजाइन कर दो, क्योंकि मंत्री व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। इसका मतलब किसके प्रति माना जाए, पीएम के प्रति माना जाए। लेकिन यहाँ तो पीएम की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे भी पीएम रहे
दोस्तों हमारे ऐसे भी, इसलिए इसलिए केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के हम बात नहीं समझ सकते। आर्टिकल पढ़ के हमें बेसिक बात पता चल जाती है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमें व्यवहार पे आना पड़ता है। हमारे आज भी प्रधानमंत्री है मोदी जी। मोदी जी के सामने कोई है नहीं, मोदी जी के सामने कोई बोल नहीं सकता। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह किसी के सामने नहीं बोल पाते थे। वास्तव आप देखें तो मोदी जी थे बिल्कुल शक्तिमान के रूप में आ गए। और इंदिरा गांधी भी ऐसी ही पीएम थी, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि इंदिरा गांधी के बारे में बात कही जाती थी, इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था कि देयर वॉज ओनली मेल इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी पूरे मंत्रिपरिषद में एक ही पुरुष थी, वो थी इंदिरा गांधी, बाकी सब महिला थी। मतलब ये इसलिए कहा गया कि इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल थी। इसलिए बच्चों, अब आप कहोगे सर संविधान तो एक ही लिखा है। हाँ, संविधान एक ही है। इसलिए आपको याद होगा, हम संविधान नहीं पढ़ते, हम पॉलिटी पढ़ते हैं, क्योंकि व्यवहारिक कंडीशन चेंज होती है। आप याद रखो, जिस प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में बहुमत होगा वो शहंशाह, जिस प्रधानमंत्री बेचारा जो लोकसभा में बहुमत के लिए तरस रहा है, तो मंत्री तो हो नहीं सकता, प्रधान क्या होगा। इसलिए आप देखोगे 89 से लेकर 2014 के बीच में ज्यादातर प्रधानमंत्री राज्यसभा से आए। तो प्रधानमंत्री के बारे में पहला संविधान में लिखा गया है कि अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। दूसरा संविधान में लिखा गया है राष्ट्रपति को वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा। इतनी बात, और उसके बाद तो प्रधानमंत्री कोई शक्ति का उल्लेख है ही नहीं। आप कहोगे विधा, जबकि विधायी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव शक्तियां तमाम होती हैं, प्रधानमंत्री की शक्ति का उल्लेख नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वही पीएम की शक्ति है। यही संसदीय शासन खास बात है, क्योंकि सब राष्ट्रपति की शक्तियां संविधान से है, उनका वास्तविक प्रयोग कौन करेगा? पीएम। तो इसलिए पीएम के बारे में इतनी बात है। और सोचो, पावर तो छोड़ दो, आर्टिकल 78 में पीएम का कर्तव्य जरूर दिया गया है। आर्टिकल 78 में पीएम के पावर की बात तो नहीं कर दी गई, ड्यूटी ऑफ पीएम। हमारा संविधान इसलिए कहा जाता है, हमारे संविधान में पीएम की शक्तियों का उल्लेख नहीं है। तो आप कहोगे सर फिर पीएम की शक्तियां क्या है, कहां से मिलती हैं, ये आपको बता देंगे। तो संविधान तो पीएम के बारे में बहुत कम बोल रहा है। इसे कहा भी जाता है सारी बात संविधान से पढ़ के पता नहीं चलती। और आर्टिकल 78 में पीएम को कर्तव्य क्या है कि वह, पीएम का कर्तव्य लिखा गया है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ पीएम, ये प्रधानमंत्री कर्तव्य होगा कि वह संघ के शासन और प्रशासन से संबंधित, प्रधानमंत्री कर्तव्य क्या होगा कि वह संघ सरकार के संघ सरकार के प्रशासन एवं विधायन से संबंधित सभी सूचनाएं राष्ट्रपति को देगा। संघ सरकार के प्रशासन विधान से संबंधित सभी सूचनाएं राष्ट्रपति को देगा। तो संघ सरकार के प्रशासन विधान का मतलब क्या है? कोई लॉ का निर्माण हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है, और तो प्रधानमंत्री कर्तव्य है राष्ट्रपति को बताए। राफेल का डील करना है, या प्रशासन में तो राफेल का डील भी आ जाएगा, प्रशासन में किसी की नियुक्ति आ जाएगी। विधान का मतलब संविधान का संशोधन, यानी ये प्रधानमंत्री काम है कि वो राष्ट्रपति को बता दे कि हम नया संविधान संशोधन ला रहे हैं, नई विधि का निर्माण कर रहे हैं, ये बताए। और कर्तव्य क्या है कि इनसे संबंधित सूचनाएं राष्ट्रपति मांग भी सकता है। संघ के प्रशासन विधायन से संबंधित सूचना राष्ट्रपति मांग सकता है। इवन प्रेसिडेंट कैन सीक फॉर द इंफॉर्मेशन, even president can also seek for the information and PM is responsible for furnishing the information. PM वो इंफॉर्मेशन देगा, ये मांग सकता है। और इसका ये भी कर्तव्य लिखा गया है, यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर विचार किया है तो
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को यह आदेश देगा कि वह विषय समूचे मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखा जाए। यानी अगर मान लीजिए कि किसी अनुराग ठाकुर ने किसी विषय पर विचार कर रखा है कि हमें एक नई शिक्षा नीति बनाने की आवश्यकता है, अगर हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने कह रखा है कि हमें एक नया एम्स बनाना है, अगर ऐसा विचार रखा है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कहेगा कि वो विषय सारे मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाए कि क्या ऐसा किया जाए कि ऐसा न किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ मंत्री अकेले निर्णय नहीं लेता, निर्णय लेती है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसीलिए इन केस एनी पर्टिकुलर मिनिस्टर इज कंसिडरिंग ओवर एनी सब्जेक्ट, अगर किसी मंत्री के द्वारा किसी विषय पर विचार किया गया है तो वो समूचे मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखा जाएगा, ऐसा 78 में कहा गया है। ऐसा आर्टिकल 78 में है। इससे बात हो जाती है बच्चों कि हमारे यहाँ किसी प्रकार के प्रधानमंत्री के शक्तियों का उल्लेख नहीं है संविधान में, कर्तव्य का उल्लेख जरूर है। और ये देखो परंपरा है, परंपरा ये है कि पीएम जाके राष्ट्रपति भवन में हफ्ते 10 दिन में जाता है और हालचाल हो जाती है। इसका मतलब है कि पीएम ने ये बता दिया कि अभी हमास में वही यूक्रेन में क्या हो रहा है, और यही सब प्रशासन से संबंधित मामला है। पीएम जाके बता देगा कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, पीएम जाके ही बता देगा कि यूनाइटेड नेशन हमने क्या किया था। ये आर्टिकल 78 है। आप कहोगे सर ये बताओ अगर पीएम सूचना न दे तो बच्चों देखो इस बात पे विवाद हुआ था, इस बात पे बड़ा विवाद हुआ था प्रेसिडेंट जेल सिंह और राजीव गांधी के बीच। और जेल सिंह ने कहा था राजीव गांधी तुम्हें कोई सूचना देते ही नहीं, आर्टिकल 78 का उल्लंघन करते हैं। राजीव गांधी ने कहा अरे भाई सूचना का मतलब हर सूचना मैं थोड़ी दूंगा, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति केवल पद की शपथ लेता है, गोपनीयता की नहीं। मंत्री गोपनीयता के भी, राष्ट्रपति केवल पद की शपथ लेता है, सीक्रेसी की ओथ राष्ट्रपति नहीं लेता। मिनिस्टर्स आर ऑल्सो टेकिंग द ओथ ऑफ सीक्रेसी, वो गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं। इसलिए ये बात कहा गया कि राष्ट्रपति जो चाहे वो सूचना देगा। तो ये है प्रधानमंत्री के संविधान के बारे में कंडीशन। अब सवाल है प्रधानमंत्री व्यवहारिक रूप में क्या करता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री कार्य संविधान में नहीं लिखे गए हैं, तो प्रधानमंत्री की व्यवहारिक शक्तियां क्या है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां व्यवहारिक रूप में, व्हाट आर द प्रैक्टिकल पावर्स ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री की शक्तियां व्यवहारिक रूप में कैसी हैं, जरा देख लें। व्हाट आर द प्रैक्टिकल पावर्स ऑफ पीएम, कि प्रधानमंत्री की व्यवहारिक शक्तियां हैं क्या। तो अब व्यवहारिक रूप में क्या है दोस्तों, व्यवहारिक मतलब इट इज नीदर मेंशन इन ए लॉ नॉर मेंशन इन ए कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि संविधान में तो ये लिखा गया है कि मंत्रियों के बीच कार्य का विभाजन करेगा राष्ट्रपति। बड़ी ध्यान सुनने की बात है ये। प्रेसिडेंट शैल एलोकेट द रूल्स फॉर एलोकेशन ऑफ बिजनेस, ये मंत्रियों के जो कार्य हैं, जो बिजनेस का मतलब यहाँ कार्य है, वो सब काम करेगा राष्ट्रपति, लेकिन व्यवहार में करता है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की तो व्यवहारिक शक्ति है ही नहीं है, प्रधानमंत्री की व्यवहारिक शक्ति है, राष्ट्रपति की संवैधानिक है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है, अब देखो दोस्तों। और आप कहोगे सर ये आती कैसे है पीएम की शक्तियां, पॉलिटिक्स से। अरे ये डेमोक्रेसी में जो जनता के चुनाव को जीत सकता है बच्चों, यही वही पावरफुल होगा, जो जीता वही सिकंदर। तो पीएम तो कौन है, जो पॉलिटिकली पावरफुल होता है वो पीएम है। तो डेमोक्रेसी में सब कुछ तो जनता जनार्दन के वोट पे तय होता है। इसलिए और कुछ न कुछ ब्रिटेन के संसदीय शासन पर, क्योंकि कमाल की बात है ब्रिटेन में तो, और हमने यहाँ ब्रिटेन की परंपरा को लिया है, ब्रिटेन में तो पीएम की पावर लिखी ही नहीं गई है, संविधान ही लिखा गया, पावर कहाँ से लिखी जाएगी। ब्रिटेन में संविधान लिखा ही नहीं गया। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ पीएम, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द
कस्टम, परंपराओं पर आधारित है कि पीएम ऐसा करेंगे, राष्ट्रपति ऐसा करेंगे, सब कस्टम पे है। इसलिए आप देखोगे व्यवहारिक रूप में क्या शक्ति है, तो व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, पीएम की शक्ति। पहला, वह लोकसभा का नेता है, लीडर ऑफ लोकसभा। वह लोकसभा का नेता है। दूसरा क्या है, वह पॉलिसी मेकर है। लोकसभा का नेता का मतलब समझते हो, लीडर ऑफ लोकसभा, स्पीकर नहीं, लीडर। लोकसभा का स्पीकर और होता है, लोकसभा का वो लीडर है। जरा सोच के, लोकसभा का लीडर का मतलब है पॉलिटिकली पूरे देश का लीडर हो जाता है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि परंपरा के हिसाब से देखा जाए, पीएम इज द लीडर ऑफ लोकसभा, इसलिए पीएम लोकसभा का मेंबर ही होना चाहिए। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं गया है, हमारे यहाँ मिनिस्टर्स और पीएम किसी भी हाउस से आ सकता है। लेकिन दोस्तों कन्वेंशन तो देखो, परंपरा ये है कि, और मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो संवैधानिक रूप या परंपरा के रूप में वो लोकसभा के नेता थे, व्यवहारिक रूप में लोकसभा के मेंबर ही नहीं थे। उसमें लोकसभा का नेता और बनाना पड़ा। तो पीएम क्या है, लोकसभा के नेता है, और मंत्रिपरिषद का मुखिया तो वही है। लोकसभा का नेता है, उससे बढ़ के हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। और आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है, और इसीलिए देखोगे, और इसीलिए वो क्या करता है, मंत्रियों के विभाग बांटेगा, चेंज करेगा, किसी को भी हटाना हो। इसलिए देखो तो दोस्तों, हर मंत्री कह रहा है कि मोदी जी वो ना होते तो, अरे उसको पता चलता है भाई भाषण देंगे, मोदी जी सुनेंगे, मोदी जी कहेंगे भाई ये तो बड़ा बच्चा अच्छा है, इसको मंत्रिपरिषद में लाओ। ये दोस्तों हमारे यहाँ जितने मिनिस्टर्स हैं वो क्या है, वो अपने मंत्रालय इधर उधर नहीं बदल सकते। उनको चाहिए ना चाहिए मंत्रालय रखना पड़ेगा। अब देखो हमारे यहाँ डॉक्टर थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनसे हेल्थ मिनिस्ट्री ले ली गई, कुछ नहीं कर पाए। पीएम तो जब चाहे, हमारे नेहरू जी थे, विदेश मंत्रालय अपने पास रखते थे, वो पीएम की मर्जी थी। यही पीएम का खास बात है कि वो हेड ऑफ मिनिस्ट्री है, और हमारा पूरा देश मिनिस्ट्री से चलता है। दिल्ली में आके देखो बच्चों, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पूरा देश इसी मंत्रिपरिषद, नहीं कुल मिला के, यानी इसीलिए वो चूंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया है, इसलिए क्या है, वो क्या है, देश का नीति निर्माता है। पीएम इज अ पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकर का मतलब बच्चों, अब हमारे यहाँ स्टार्टअप कार्यक्रम चलेगा, 45 तक, तो पॉलिसी मेकर होगा वो, इज अ पॉलिसी मेकर। अब देखो पॉलिसी मेकर है, इसका सीधा मतलब है कि अब कोई पॉलिसी, स्टार्टअप कार्यक्रम, इकोनॉमिक पॉलिसी, सब कुछ पीएम लेके आगे बढ़ता है। पीएम ही तो लेके आगे बढ़ेगा, इकोनॉमिक पॉलिसी, स्टार्टअप कार्यक्रम, एजुकेशन पॉलिसी। और आप कहोगे सर ये बताओ, मंत्रालय एक एक पॉलिसी लेकर आगे बढ़ते हैं या पीएम? दोस्तों पीएम तो मुखिया है ना, घर का मुखिया पीएम है। और घर का मुखिया पीएम है, राष्ट्रपति दादा जैसा है, राष्ट्रपति बस देखते रहते हैं क्या काम हो रहा है, करने वाला तो पीएम है। इसे पीएम का महत्व इतना होता है, वो पॉलिसी मेकर है। कुछ भी पॉलिसी जैसे बन रही है तो पीएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और यही नहीं, पीएम क्या करता है, मंत्रालयों के बीच कार्यों का बंटवारा करता है। अब ध्यान से देखने की बात है, एलोकेशन ऑफ फंक्शंस इन द मिनिस्ट्रीज, एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज among ministries, portfolios, allocation of portfolio among the ministries। अब आप देखोगे
इसलिए पीएम जिसको चाहे वो मंत्री दे, बंटवारा कर दे, सब काम कर दे। और इतना ही नहीं दोस्तों, पीएम इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड पीएम ही लिंक करता है। तो हमारे यहाँ अगर आप सोचो कि मिनिस्टर सीधा जाके प्रेसिडेंट से मिले, ऐसा नहीं हो सकता। पीएम इज अ लिंक बिटवीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच। बीच की कड़ी होता है। पीएम इज अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पीएम इज अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी कौन होता है? पीएम। राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट के बीच कड़ी होता है पीएम। आप जरा सोच के देखिए, व्यवहारिक है। इसका मतलब है कभी भी किसी मंत्री को राष्ट्रपति कम्युनिकेट करना हो तो पीएम का सहारा लेगा। पीएम मेरे परिवार का मुखिया हो गया, तो सैद्धांतिक रूप में परिवार का मुखिया प्रेसिडेंट है, लेकिन व्यवहारिक रूप में कौन है? पीएम। और इसलिए दोस्तों देखो, पीएम पॉलिसी मेकर है, पीएम लोकसभा का नेता है, पीएम एक तरीके से मंत्रालयों का मुखिया है। इस वजह से सारे पावर किसके पास आ जाते हैं? तो ये पीएम नहीं है दोस्तों, ये विराट कोहली है इंडियन क्रिकेट टीम का। अब आप सोचो, विराट कोहली डिसाइड करें कौन बॉलिंग करे कौन बैटिंग करेगा, ये में चला विराट कोहली। अब ऐसा थोड़ी है कि आइलैंड और पीएम इज लाइक रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा तय करेंगे और पीएम क्या है? इज लाइक शाहरुख खान अब जवान, वो जवान का शाहरुख खान है, वही तय करेगा। और इसलिए कहा जाता है पीएम पूरी फिल्म का डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है। तो पीएम का पावरफुल होना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ, पीएम अगर पावरफुल है, ये बताओ पीएम ऐसा तो नहीं है कि पावरफुल है तो आपने भी कहा था कि मनमोहन सिंह कमजोर थे। और बच्चों, यहाँ मैं उनकी फिजिकल वीकनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल वीकनेस की बात। तो आप सवाल करोगे सर कमाल की बात है, आप तो कह रहे हो कभी ये लोकसभा पीएम के पास ये पावर थी, तो मनमोहन सिंह कमजोर कैसे थे? बच्चों याद रखो, पीएम अगर इन शक्तियों का प्रयोग तभी करेगा जब सच मानो वो पॉलिटिकली पावरफुल होगा। इसलिए पीएम की शक्तियां केवल इन परंपराओं से तय नहीं होती। द पावर ऑफ पीएम इज ऑल्सो डिटरमाइंड according to power of PM is also determined according to this political fact। तो राजनीतिक हकीकत को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें पॉलिटिकल कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। पॉलिटिकल कंडीशन क्या है? अगर प्रधानमंत्री का लोकसभा में बहुमत है, तो प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। अगर प्रधानमंत्री का लोकसभा में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री कमजोर होगा। दैट इज अ पॉलिटिकल फैक्टर। इसलिए अब देखोगे, प्रधानमंत्री तो जो शक्तियां मनमोहन सिंह को थी वही मोदी जी को भी है, लेकिन मोदी जी, इंदिरा गांधी वेरी पावरफुल पीएम because she were commanding the majority in the Lok Sabha. Because if PM is getting majority, in लोक सभा, आप देखोगे मनमोहन सिंह खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाए। इसे मनमोहन सिंह राज्यसभा से आते थे, मनमोहन सिंह, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, ऑल पीएम दे केम फ्रॉम राज्यसभा। और हकीकत की बात दोस्तों, मनमोहन सिंह ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और हार गए। और यद्यपि मनमोहन सिंह दोस्तों बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनमोहन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, एक बहुत बड़ी व्यवसायी थे, अब उनकी डेथ हो गई, खुशवंत सिंह, बड़े राइटर भी थे। खुशवंत सिंह से पैसा लिया था, लेकिन जब चुनाव हार गए पैसा को वापस कर दिया। खुशवंत सिंह ने कहा पहली बार कोई पॉलिटिशियन ने मुझसे पैसा लिया,
चुनाव के लिए और हारने के बाद भी पैसा वापस कर दिया। सोच के देखिए। लेकिन सवाल यह है कि मनमोहन सिंह वॉज गुड इकोनॉमिस्ट, लेकिन वो पॉलिटिकली पावरफुल नहीं थे। और अभी तो आप देखोगे, अभी तो मोदी जी के भरोसे 300 लोग जीत जा रहे हैं लोकसभा में। तो फिर मोदी मोदी कहेगा ही हर बात में। क्योंकि ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंदिरा नेहरू फैमिली के अलावा, हमारे नेहरू गांधी फैमिली के अलावा कोई भी भारत में कोई पार्टी अकेले दम पे चुनाव नहीं जीत पाई। आप याद रखो दोस्तों, यही पॉलिटिकल पावर है। पीएम पावरफुल होगा नहीं होगा ये तय करेगा पहला कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पीएम इन द लोकसभा, एंड सेकंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वो प्रधानमंत्री की दल में स्थिति कैसी है, केवल लोकसभा में नहीं। दल में स्थिति कैसी है, यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है उसमें उसकी स्थिति कैसी है, पीएम्स पोजीशन इन हिज ओन पार्टी। पीएम्स पोजीशन इन हिज ओन पार्टी, तो प्रधानमंत्री के दल में स्थिति कैसी है इससे भी डिटरमाइन होता है मामला। और प्रधानमंत्री के दल में कैसी स्थिति है बच्चों, ये बात बड़े ध्यान में रखने की है। क्योंकि जब इंदिरा गांधी पीएम थी, जब नेहरू की डेथ हो गई, तो कांग्रेस पार्टी का मेजोरिटी था लोकसभा में। लेकिन इंदिरा गांधी के कंपैरिजन में बड़े सारे सिंडिकेट लीडर, वरिष्ठ नेता कांग्रेस में थे, इसलिए इंदिरा गांधी 71 के पहले पावरफुल नहीं थी, जबकि कांग्रेस पार्टी की मेजोरिटी थी पार्लियामेंट में। इसके बावजूद पावरफुल नहीं थी, क्योंकि वहां पे क्या था कि जो वहां पे वरिष्ठ नेता थे वो इंदिरा गांधी को बच्चा समझते थे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल नेहरू के साथ, मोदी के साथ दोनों कंडीशन ठीक होती है, इसीलिए नेहरू पावरफुल पीएम है। तो सवाल ये है, पावरफुल पीएम होना क्या कोई बुरी बात है, या पावरफुल पीएम होना किस तरीके से संसदीय शासन खिलाफ जाता है? और हम ये देख लें तो आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि वी आर नॉट विटनेसिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी सरकार आजकल प्रधानमंत्री सरकार तरफ जा रही है, हमारी सरकार तो अमेरिकन स्टाइल में काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? अब जरा हम दूसरा भी देख लें कि क्या प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति संसदीय शासन के लिए ठीक है? Whether rising power of PM is better for the parliamentary form of government? क्या प्रधानमंत्री की जो बढ़ती शक्ति है, राइजिंग पावर ऑफ पीएम, इज इट बेटर फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो आप देखोगे दोस्तों, देखो ये बात तो तय कर दें कि देखो जब प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल हो जाता है, आप जानते हो कुछ चीजें संसदीय शासन की जैसी नहीं आती। कि संसदीय शासन का मतलब है लोकसभा चुनी जाएगी, लोकसभा के बहुमत दल के लोग कहेंगे ये हमारा पीएम है। यहाँ ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री में शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन हैंड ऑफ पीएम, और मंत्री परिषद की भूमिका कम हो रही है। अब आप देखोगे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री क्या है, पीएम इज अ फर्स्ट अमंग इक्वल्स। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सदस्यों के समान है, क्योंकि पीएम को एक मिनिस्ट्री है और अन्य मंत्री परिषद के सदस्यों को एक मिनिस्ट्री है। लेकिन पीएम की भूमिका प्राथमिक है। लेकिन दोस्तों, पीएम ही एकमात्र पावर कंसंट्रेट कर ले फिर गड़बड़ है। और अभी क्या हो रहा है, आप देखो कई बार ऐसा का डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का निर्णय मंत्री परिषद ने लिया या पीएम ने लिया। इसलिए बच्चों के ध्यान में रखने की बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पावर का सेंटर होना चाहिए, पीएम नहीं।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है डिसीजन मस्ट बी टेकन कलेक्टिवली, मिलकर निर्णय ले लिया जाए। अब पता चला कि हर काम रोहित शर्मा अकेले कर रहे हैं, अरे किसको बॉलिंग देना है, पिच कैसी है, एक बार सबके साथ विचार विमर्श कर लिया जाए। अब रोहित शर्मा विराट कोहली से न पूछे, विकेट कीपर्स ने पूछे, बॉलर्स ने पूछे, तो पावर कंसंट्रेशन है कहा भी जाता है। और इंदिरा गांधी के लिए भी कहा गया था, इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे जब 75 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, और इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद से जब ये बात कही कि आप इमरजेंसी पे साइन करिए, ये इमरजेंसी में लगाने जा रही हूँ, आप साइन करिए। फखरुद्दीन अली अहमद ने पूछा, मैडम आपने क्या सभी से सलाह ले लिया है, मंत्रिपरिषद से पूछा है? इंदिरा गांधी ने कहा, मैंने इसलिए आपको राष्ट्रपति बनाया था कि आप ये सवाल पूछोगे। फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा, मैडम बुरा मत मानो। कहा, मैं बुरा मान गया, साइन करो। अब देखिए दोस्तों, इसलिए संसदीय शासन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सेंट्रल पॉइंट होता है, लेकिन पीएम के बढ़ती पावर में क्या हो जाता है, पीएम बिकम द सेंट्रल ऑफ पावर, पीएम बिकम्स द न्यूक्लियस ऑफ पावर, पीएम बिकम द सेंटर ऑफ पावर। ये अपने आप में संसदीय शासन का विचलन है। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री के नाम पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है। इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज हेल्ड ऑन द नेम ऑफ पीएम, जबकि संसदीय शासन कहता है कि भैया, संसदीय शासन कहता है करिए जब लोकसभा आएगी उसके बाद हम तय करेंगे कि हमारा पीएम कौन है। यहाँ तो कह रहा है अब की बार मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री के नाम पर लोकसभा चुनाव हो रहा है। लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन द नेम ऑफ पीएम। तो आप देखो फिर पीएम की भूमिका केंद्र में आ गई। दूसरी बात है, संसदीय शासन कहता है कि संसद मंत्रिपरिषद पीएम कंट्रोल करेगी। अभी उल्टा रहा है, अभी क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री संसद को भी नियंत्रित कर रहा है। इवन पीएम इज कंट्रोलिंग पार्लियामेंट। पीएम इज कंट्रोलिंग द पार्लियामेंट, पीएम पार्लियामेंट कंट्रोल कर रहा है। अब आप कहोगे सर पीएम कैसे कर रहा है? अरे भाई, पीएम पार्टी का हेड है। अब पीएम के पास 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भाई मेजोरिटी में है। इसलिए देखो दोस्तों, मोदी जी गए भी पार्लियामेंट में, मोदी मोदी, बताओ पार्लियामेंट मोदी मोदी हो रहा है, कमाल की बात हो गई। तो आजकल देखो जहां देखो वही मोदी, ऊपर नीचे, ऊपर मोदी नीचे मोदी, हर जगह मोदी जी। तो आप समझ लो कि अरे पार्लियामेंट भी कंट्रोल कर लिया पीएम ने। उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर में आएगी। पीएम पीएम अकाउंटेबल होंगे पार्लियामेंट के प्रति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगी पार्लियामेंट के प्रति। जो संसदीय शासन में ये पढ़ा था, अभी अलग हो रहा है। अब आप देखोगे दोस्तों, और इतना ही नहीं, और हो क्या रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं, राइज अप पीएमओ। देयर इज राइज अप पीएमओ। प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ रही हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय की शक्तियां बढ़ रही हैं। देयर इज राइज अप पीएमओ। तो दोस्तों, सवाल यह है, इसमें कुछ ऐसी टेंडेंसी से दिख रही है, ऐसा लगता है यार थोड़ा सा मामला संसदीय शासन से थोड़ा विचलित जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति के नाम से चुनाव होता है, संसदीय शासन में व्यक्ति के नाम से चुनाव नहीं होता। अभी तो ऐसा दिख रहा है कि संसदीय शासन में व्यक्ति के नाम से चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री सेंटर ऑफ पावर बन गया है। लोग कह रहे हैं भाई ये तो संसदीय शासन के खिलाफ है। अब पीएमओ की शक्तियां बढ़ कैसी रही हैं, आप कमेंट लगा दीजिए, कमेंट। अब पीएमओ की शक्तियां बढ़ कैसे रही हैं, इस बात को देखने से पहले दोस्तों जरा कमेंट आपका देख लें कि अब पीएमओ की शक्तियां आखिर बढ़ कैसे रही हैं।
तो आपको जो प्रॉब्लम हो वो जरा पूछ लो आप। तो अच्छा, अब बच्चे जरा पूछ लो, अभी तक जो मैंने बताया उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, फिर हम बताएंगे प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थितियां बढ़ने का मतलब क्या है। व्हाट इज ए पीएम ऑफिस, व्हाट इज ए पीएमओ। किसी बच्चे ने कहा है हाँ भाई पीएम बन जाओ। अरे बच्चों, टीचर बनना बहुत अच्छा काम है। मैं टीचर बन के बहुत खुश रहता हूँ, तुम्हारे से बच्चों के साथ मिलता हूँ डेली, और मैं तो सोचूंगा मेरे बच्चे पीएम बने, मेरे मेरे बच्चे सीएम पीएम और डीएम बने। तो किसी बच्चे ने पूछा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या है। अरे बच्चों, कई बार ऐसा काम के लिए, किसी काम के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना लिया जाता है, और सच मानो कैबिनेट कमेटीज भी तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ही है। किसी ने कहा सब, पूरा देश को कौन चाहता है। सब प्रेसिडेंट कभी। अच्छा, अभी किसी बच्चे ने पूछा है मेंस कैसे लिए, ये भी मैं बताऊंगा बच्चों भी। प्रधानमंत्री की शक्ति, नो प्रॉब्लम सर। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। हमारे बच्चों, राष्ट्रपति कोई नियुक्त नहीं करता, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता न होते प्रधानमंत्री बन सकता है, नहीं नहीं मेरे बच्चों, प्रधानमंत्री लोकसभा का न सदस्य हो तो बन सकता है, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा का नेता कहलाएगा, कहलाएगा। आप पी वाई क्यू भी करा देंगे। सर पीएम और केंद्रीय मंत्री को पद गोपनीयता से शपथ लेनी पड़ती होती है। देखो, जो शपथ है, ओथ एंड अफर्मेशन फॉर पीएम एंड मिनिस्टर्स आर सेम। किसी बच्चे ने कहा पीएम को हटाया कैसे जा सकता है। मेरे बच्चों, पीएम या तो खुद रिजाइन कर दे, या तो उसकी लोकसभा पीएम को हटा सकती है। आप याद रखना, किसी भी किसी भी मिनिस्टर को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन पीएम को हटाने का अधिकार लोकसभा को होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम कैन बी रिमूव बाय लोकसभा। किसी बच्चे ने कहा प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है। अरे मेरे बच्चों, आऊंगा, अभी तो मैं पीएम की बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट पे इसके बाद आऊंगा। क्या राष्ट्रपति कोई कानून नहीं बना सकता है। बच्चों, फिलहाल तो नहीं बना सकता राष्ट्रपति कोई कानून। इसी बच्चा पीएम इज राइजिंग पावर पे कंट्रोल कैसे किया सकता है, आगे आपको बताएंगे। देखो बच्चों, कैसे कंट्रोल हो सकता है, कैसे। और इसलिए कई लोग, इसी वजह से शमशेर सिंह, अरे सब बताएंगे भाई। शमशेर सिंह केस भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शक्तियों पर आने दो, अभी तो मैं केवल पीएम की बात कर रहा हूं। किसी ने पूछा क्या पीएम सारी सूचनाएं देने के लिए बाध्य होते हैं। नहीं नहीं बच्चों, सारी सूचनाएं देने के लिए बाध्य नहीं होते। सर जिसका बहुमत है उसी का प्रधानमंत्री होता है, स्वाभाविक रूप में। किसी पूछे गठबंधन क्या है, तो मैंने शायद बताई, पहले आपका सवाल होगा, मैं तो बता दिया है। पीएम को सारे काम पीएम करता है, तो राष्ट्रपति क्यों है। राष्ट्रपति इसलिए है कि वो भाई संविधान की रक्षा करता रहे, देखता रहे कि संविधान के दायरे में सारे काम हो रहे हैं कि नहीं। इसने बताया अपने लोकसभा चुनाव में हारने के बाद, हाँ बच्चों, अरे मान लो कोई लोकसभा चुनाव में हार जाए, उसको भी पीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि 6 महीने बाद दूसरे से वो चुनाव जीत सकता है। लेकिन ऐसा काम बड़ी बेइज्जती वाला होगा। सोचो, लोकसभा में जिसको हरा दिया जाए, किस मामले से पीएम बनेगा। किसी बच्चे ने पूछा पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा है और प्रेसिडेंशियल। मैं आऊंगा बच्चों, आऊंगा इस पर। अभी तो हम केवल पीएम की बात कर रहे हैं, हम सब विषय पर आएंगे। सर इंडियन पॉलिटी के लिए कितना क्लास होगा, अब जल्दी हो जाएगा बच्चों। क्लास बहुत। पीएम को नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिमूव किया जा सकता है, हाँ, उसी से रिमूव किया जाता है। इसने पूछा पीएम की शक्तियां बढ़ना अच्छा अच्छा है खराब। अरे दोस्तों, देखो, और उसके फायदे हैं, फायदे भी हैं, कुछ घाटे में, दोनों अभी ये बता देंगे आपको। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, हाँ। प्रधानमंत्री की खुली बहस कब तक शुरू होगा। अरे अब तो ये देखो, राष्ट्रपति, पीएम राष्ट्रपति को आदेश दे सकते, नहीं 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 बच्चों, पीएम के राष्ट्रपति का आदेश देने का मतलब है सिद्धांत में नहीं दे सकता, व्यवहार में तो कुछ भी कर सकता है। देखो पीएम, और आप, मैं याद दिलाता हूँ, जयल सिंह हमारे राष्ट्रपति थे। जयल सिंह ने यह कह दिया था कि इंदिरा गांधी चाहे
तो मैं सड़क पर झाड़ू लगाने को तैयार हूं। गठबंधन को विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं। गठबंधन का सीधा मतलब है महाराष्ट्र में है। जैसे किसी ने गठबंधन को उदाहरण देकर समझाइए, मैंने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल तो दिया। शायद मेरे लगता है थी क्लास 12 बजे तक चलेगी, आप 12:30 बजे तक क्लास लीजिए। ठीक है, चिंता मत करो। मैं आर्टिकल याद कर रहे होंगे। अरे कुछ आर्टिकल जो महत्वपूर्ण है भाई, बाकी सारे नहीं। चुनाव जीतने के बाद भी पीएम, लोकसभा में पीएम के लिए चुनाव होता है। नहीं, चुनाव क्या होता है, वो सारे सांसद बहुमत दल के लोग उसका समर्थन कर देते हैं, यही चुनाव समझ लो। हमारी पीएम की मृत्यु होने पर किसे पीएम बनाया जाएगा? देखो, इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। इंदिरा गांधी की मृत्यु होने पर राजीव गांधी को पीएम बनाया गया। उसी को पीएम बना दिया जाएगा जिसके लिए लोकसभा के सदस्य स्वाभाविक रूप में समर्थन करेंगे। तो पीएम होने के लिए लोकसभा में समर्थन होना आवश्यक है। अकेले में जाकर आदेश दे सबके सामने, मनमोहन सिंह लोकसभा का चुनाव हार गए थे। हाँ, अरे हार गए थे तो राज्यसभा से आए थे फिर वो। अरे मेरे बच्चों, प्रधानमंत्री कोई कार्यकाल होता नहीं, प्रधानमंत्री को अभी भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद तब तक है जब तक तो विश्वास रहे। किसी बच्चे ने पूछा कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? अरे मेरे बच्चों, कॉन्फिडेंस का सीधा मतलब है कि लोकसभा का समर्थन लेना। लोकसभा का समर्थन लेना। सर आर्टिकल 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मेरे बच्चों, ये तो बने पहले बस डीपीएसपी का। उप प्रधानमंत्री क्यों नहीं होते? अरे अरे मेरे बच्चों, उप प्रधानमंत्री क्यों नहीं होते? क्योंकि जब प्रधानमंत्री शक्तिशाली है तो उप कौन होगा? किसी के, अरे प्रधानमंत्री के सामने किसी कोई इस समय नाम ले लेगा प्रधानमंत्री का, दौड़ा लेगा प्रधानमंत्री। और आपने पूछा नरसिंह राव कैसे प्रधानमंत्री बन गए? ये भी दोस्तों जीवन का बड़ी कहानी है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन नहीं मिलती, कभी आसमान नहीं मिलता। कैसे? अरे नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री बने थे तो उसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। उनके गुरु थे चंद्रा स्वामी, और चंद्रा स्वामी ने नरसिंह राव को कहा कि नरसिंह राव आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो। और हुआ यह था कि उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, लेकिन तब तक चुनाव हुआ और राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में हार गए, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। और चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। इसलिए आप देखोगे कि उस समय तो ऐसा लग रहा था कि नरसिंह राव प्रधानमंत्री बन जाए, किसी ने सोचा नहीं था। चंद्रा स्वामी ने जब बात कही थी, उनके गुरु थे, तांत्रिक थे उस समय, लोग बड़ा, नरसिंह राव विश्वास करने को तैयार नहीं थे। उनका गुरु जी कैसी बात कर रहे हो, राजीव गांधी है, मैं पीएम बन जाऊंगा। चंद्रा स्वामी ने कहा अरे भाई तुम पीएम बनोगे। और संयोग की बात है, राजीव गांधी की तब तक हत्या हो गई। और उसके बाद जो पीएम बनना चाहते थे वो कौन थे? शरद पवार। वो कौन थे? प्रणब मुखर्जी, जो आज तक पीएम नहीं बन पाए। और नरसिंह राव को फोन गया, क्योंकि पहला फोन गया शंकर दयाल शर्मा, तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनका ना मैं पीएम नहीं बन पाऊंगा। उसके बाद दूसरा फोन गया नरसिंह राव के पास। नरसिंह राव ने कहा ओ गुरु जी आपकी तो जय हो, आपका मैं पीएम बन गया। इसी बच्चे ने कहा चौधरी चरण सिंह इसलिए 6 महीने नहीं गए थे क्योंकि राष्ट्रपति ने कह दिया था कि जब तक अगला लोकसभा चुनाव नहीं होगा तब तक आप कार्यवाहक सरकार में के रूप में कार्य करते रहिए। इसी बच्चे ने कहा दादाजी सिर्फ आपातकाल लगाने के लिए है क्या? दादाजी आपातकाल भी नहीं लगाते, आपातकाल तो पीएम ही लगाता है। दादाजी केवल साइन करते, केवल साइन करते। किसी बच्चे में हम एक दिन के लिए पीएम बन सकते हैं क्या? अरे मेरे बच्चों 5 साल के लिए बनो ना, एक दिन के लिए क्यों सोच रहे हो? ऐसे छोटी सोच रखता है मेरा मेरा पुत्र। तो पीएम बने लोकसभा में बहुमत आवश्यक है क्या? अरे बहुमत नहीं है भाई, उठाना का। किसी बच्चे ने पूछा इसके नाम पे केस हो पीएम बन सकता है? अरे मेरे बच्चों, ऐसा नहीं होता सामान्यतः। अब इतना कानूनी दांव पेच तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी नहीं लगाया होगा। किसी ने पूछा राज्य के मुखिया, इस सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री।
राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति। आप कहोगे सर राष्ट्र कहाँ है? अरे राष्ट्र हमारे दिल में है, राष्ट्र दिखता नहीं। आप कहोगे सर भारत सरकार तो दिखती है, भारत राष्ट्र कहाँ दिखता है? वो आपकी भावना है, दिल में है। जैसे आप किसी को मोहब्बत करते हो और मैं कहूँ दिखाओ, हनुमान जी तो हो नहीं कि दिल फाड़ के दिखा दोगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो बाकी हम शुरू करेंगे कल। किसी ने कहा लक्ष्मीकांत, अरे मेरे बच्चों मैंने कह दिया लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों उसके पीछे दीवाने पड़े हो? ओके बच्चों फिर। हाँ, किसी बच्चे ने बिल्कुल सही कहा है, उसके दिल का मुखिया राष्ट्रपति है। राष्ट्र तो भावना है ना, संवेदना है, इमोशन है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।